हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच का आज 5th डे है। इसमें हम आपको काफ़ी कुछ कवर करा चुके हैं। क्या क्या हम कवर करा चुके हैं अब तक आपको? पिछले 4 दिनों में हम आपको एपी करा चुके हैं, जीपी करा चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम करा चुके हैं और डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में किए थे, बाकी के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो भी नहीं जानते हैं इसमें हम क्या क्या कराते हैं, इसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो 15 दिनों में आपके सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा, टोटल सिलेबस। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये बैच। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है एक बार हम फिर से बता दें। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो इस बार फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बैच काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बैक पेपर के, मतलब जिनको बैक देनी है, जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बैच काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, लेटरल एंट्री मतलब जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है डायरेक्ट, उनको फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? वो अप्लाइड के सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश मतलब जिसको आप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये चारों के एग्जाम आपको देने होते हैं, आपको ये चारों पेपर क्लियर करने होते हैं। तो उसके लिए भी बैच काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, केवल ये 15 दिन हमारे साथ बने रहिए। हम मतलब गारंटी देते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, टोटल जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप एक बार फिर से खुद से रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में अच्छे से लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 21 फरवरी है, नेक्स्ट जो आने वाला संडे है, उसको आपको एक और कहना चाहिए उपहार मिलने वाला है जेई क्लासेस की तरफ से। तो उसका आप वेट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। सर्वेंद्र पाल, विनीत कुमार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सोनू राजपूत, हर्ष कुमार, बालकृष्ण विश्वकर्मा, वसीम अकरम, साहिल राणा, हरिओम पांडे, प्रियांशु कुमार, आरुष गेमिंग, प्रवेश निषाद, आरुष गेमिंग, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आज जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए इस क्लास को, सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि बाकी सभी फ्रेंड्स भी आपके आ जाएं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। मनदीप कुमार, गुड मॉर्निंग, शोभित गुप्ता, अनिकेत सिंह, कुमार अंबुज, प्रियांशु कुमार, धर्मेंद्र प्रजापति, टेक्निकल अमन, कोबरा गेमर, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत चौधरी, विमलेश कुमार प्रजापति, प्रवेश निषाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हमने आपको क्या बताया था, लास्ट में हमने क्वेश्चंस कराए थे आपको डिटर्मिनेंट्स के, मतलब सारणिक के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपसे कहा था कि हम आज की क्लास में क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2017 में 5 नंबर में आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें क्वेश्चन में? प्रूव दैट, हमें दिया गया है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन 2017 में आया है, उससे पहले 13 में भी आया है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। 5 नंबर में क्वेश्चन मिला है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ले लेनी है, राइट हैंड साइड आपको लाकर दिखानी है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमें करना क्या है? हमें लाकर दिखाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, हमने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन यदि नॉर्मल है तो आप इसका जो है प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसके अलावा हम यदि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें लग रहा है होगी तो हम क्या करते हैं? प्रसार नहीं करते हैं, प्रसार लास्ट में करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो इससे पहले हम ऑपरेशंस लगा देते हैं। ये ऑपरेशंस क्या हैं? हिंदी में इनको संक्रियाएं कहा जाता है। मतलब ये है कि यदि हमें लगता है कि हम किसी रो से किसी रो को माइनस कर दें तो हमारी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, मीन्स कुछ कॉमन आ जाए या फिर जीरो बन जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम किसी रो में किसी रो को ऐड कर दें, या फिर तीनों रो को ऐड कर दें, या फिर
कॉलम से कॉलम को माइनस कर दें, कॉलम से कॉलम में कॉलम को ऐड कर दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेयस गुड मॉर्निंग, कृष्ण चंदन कुमार गुड मॉर्निंग, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। देखिए तो क्या करेंगे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, रो 1 रो 2 रो 3। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x माइनस वाई, साथ ही y माइनस जेड और इसके साथ ही z माइनस एक्स, ये तीनों वैल्यूज हमें चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कल कि हम क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। R2 माइनस R3, सही कह रहे हैं अंकित कुमार, हम इसी टाइप का ऑपरेशन कुछ लगाएंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने R1 को फिक्स कर दिया है। फिक्स करने से हमारा मतलब ये है कि हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज इसमें नहीं करेंगे तो चेंज किस में करेंगे, फिर हम R2 और R3 में चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं, हम पहले R2 में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा R2 माइनस R3। देखिए चेंज करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमने इससे इसको चेंज माइनस किया तो हमें y माइनस एक्स मिल जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, दोनों में z है, z कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई मिल जाएगा, या y माइनस एक्स भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि हमारे पास x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है, ठीक है, यदि y माइनस एक्स कहीं बनता है तो माइनस कॉमन लेने के बाद हम x माइनस वाई बना सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन में लाकर दिखाना है। इसका मतलब हम यदि इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें एक वैल्यू जो क्वेश्चन में आई है वो मिल जाएगी। ठीक इसी तरह यदि हम इससे इसको माइनस कर दें, मीन्स साथ साथ हम R3 में भी चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें R3 में, R3 माइनस R1। अब आप देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो z माइनस एक्स मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे एक्स वाई माइनस वाई जेड मिलेगा, y कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड या z माइनस एक्स हमें मिल सकता है, प्लस का y कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड मिल जाएगा, माइनस का y कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी तीनों मतलब टर्म में होगा वही बना लेंगे ताकि हम कॉमन ले पाए। क्लियर। देखिए तो पहले नॉर्मली हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई है। देखिए पहले हमने चेंज किया R2 में से R2 माइनस R1, ठीक है, R1 को ही चेंज घटा देना है दोनों में से, इससे इसको माइनस किया। पहले R1 में देखिए हमने कोई चेंज नहीं किया है तो R1 को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। R1 है हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए आप, हमने इससे इसको माइनस किया तो हम इसको लिखेंगे y माइनस एक्स, इससे इसको माइनस किया तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। देखिए हमने इससे इसको माइनस कर दिया है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, चलिए आपको क्लियरली दिख जाए। ये वैल्यू है हमारी, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो R1 एज इट इज रहेगा। इससे इसको माइनस किया y माइनस एक्स, इससे इसको माइनस किया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे zx माइनस वाई जेड। नीचे वाली वैल्यू पर चलते हैं, इससे इसको माइनस किया z माइनस एक्स, इससे इसको माइनस किया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे एक्स वाई माइनस वाई जेड। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू कॉमन बन रही है उसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। R3 माइनस R1, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्रेयस, ऐसा ही करेंगे हम। देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहां पर हमारा बना y माइनस एक्स। अब आप ये देखिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो आप जानते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगा देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। आगे देखिए यहाँ से हम यदि z यहाँ भी है z यहाँ भी है, z को कॉमन ले लें, यदि हम इन दोनों से z को कॉमन लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x माइनस वाई। लेकिन यदि हम पूरी रो की बात करें, इस पूरी रो में पहले एलिमेंट भी y माइनस एक्स है, दूसरा एलिमेंट भी y माइनस एक्स है, तो यहाँ से हम माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस जेड कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस जेड कॉमन लिया तो ये बच जाएगा आपका y और यहाँ माइनस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू पहले आ जाएगी और ये वैल्यू बाद में आ जाएगी। नीचे देखिए अब आप z माइनस एक्स एज इट इज हमें लिख देना है, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हमने लिखा z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिएगा
यहाँ पर z माइनस एक्स है, यहाँ z प्लस एक्स z माइनस एक्स हुआ। यदि यहाँ से y कॉमन ले, पॉजिटिव मीन्स प्लस वाला y कॉमन ले, तो हमें वैल्यू मिलेगी x माइनस जेड। लेकिन हमारी दोनों टर्म में z माइनस एक्स, यहाँ भी z माइनस एक्स है, तो हम यहाँ भी z माइनस एक्स बना लेते हैं ताकि हम कॉमन ले पाए। तो हमने यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिया, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस वाला एलिमेंट प्लस हो जाएगा और प्लस वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा। क्लियर है सबको? इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, स्टडी ट्रिक्स। ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस जेड वाई माइनस एक्स बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप श्रेयस। ऐसे ही बढ़ेंगे हम आगे। तो इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो लिख दीजिए डन। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद, इससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग शिवाय। शेयर कर दीजिए देखिए बाकी अपने दोस्तों को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं। काफी कम स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में, तो शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब बुला लीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी तक हमारे बीच में केवल 154 स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हो गया है डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसको रहने देते हैं, बाकी आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कॉमन लेते हैं तो या तो पूरी रो से कॉमन लेते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग विजय कुमार, कमल सिंह, मोहम्मद शफीक, पूजा राव, विशाल यादव, संदीप सिंह। तो हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लियर कर देंगे डाउट जो भी है आपका। किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो जो भी डाउट है आप लिख दीजिए, हम क्लियर कर देंगे। जो भी आपको लाइन समझ नहीं आई है, जो भी स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ है। एक डाउट है, क्या डाउट है मनीष? बोल दीजिए मनीष, जो भी डाउट है आपका, जो भी डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। मनीष लिख दीजिए अपना डाउट, जो भी डाउट है आपका। लर्नर बॉय आप पीजिए चाहे, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखो y माइनस एक्स, यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ y माइनस एक्स, तो पूरी रो से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह पूरी कॉलम से भी हम कॉमन ले सकते हैं। फिलहाल यदि हम बात करें तो इस रो में y माइनस एक्स आ रहा है कॉमन, तो y माइनस एक्स को बाहर लिखेंगे। ठीक इसी तरह R2 R3 वाला, R2 R3 वाला मतलब R2 मतलब R1 मतलब पहले वाली रो है, R2 मतलब सेकेंड रो है, R3 मतलब थर्ड रो है, ठीक है। हमें ये करना होता है कि जैसी वैल्यू बन रही है x माइनस वाई है तो हम माइनस कर देते हैं उसी अकॉर्डिंग। देखिए x माइनस वाई है या y माइनस एक्स आया हमारे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक उसी तरह हम इसको ऐसा बना सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद, सही है। साथ ही देखो जब भी हमने आपको ये बताया कि एक रो या एक कॉलम को फिक्स करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि या तो फर्स्ट वाली रो या फर्स्ट वाली कॉलम को आप फिक्स कर लीजिए, या फिर रिपीट रो और कॉलम। रो मतलब ये वैल्यूज ऐसे जो लेटी हुई हैं उन्हें कहते हैं हम रो, और ऐसे जो है उन्हें कहते हैं कॉलम। मीन्स ये है हमारा, मान लिया ये लिखा गया, इसी में ले लीजिए, ये कॉलम 1 C1 कहेंगे इसे, कॉलम 2 C2, और इसको कहेंगे कॉलम 3, ठीक है। और ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। यदि आप रो वाइज माइनस या प्लस करते हैं, मतलब आपने इसको इससे माइनस किया, तो इसका मतलब ये है कि पहली रो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से माइनस करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करना है, तीसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट को माइनस करना है, ठीक है। ठीक इसी तरह यदि हम ऐसा कह रहे हैं R3 में से R1 को माइनस किया, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को माइनस करेंगे, दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे, और तीसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है मनीष। ये मतलब होता है इसका, रो का ये मतलब है। ठीक इसी तरह यदि आप कॉलम करते हैं, तो यदि आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, और तीसरे से तीसरे को। क्लियर है? ठीक इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया है? अच्छा ठीक है, आप सही बता रहे हैं। z माइनस एक्स कॉमन लेंगे R3 से, और R2 से आप कॉमन लेंगे y माइनस एक्स। वेरी गुड श्रेयस, बाकी सब भी इसी टाइप से ट्राई कीजिए। देखिए क्या है, y माइनस एक्स सब में आता है, तो y माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया है। ठीक इसी तरह यदि हम बात करें थर्ड रो की, तो ये z माइनस एक्स, ये भी z माइनस एक्स, ये भी z माइनस एक्स, ये R2, ये R3, इसका मतलब
सेकेंड रो, इसका ये मतलब थर्ड रो, ये R1, तो हम तीसरी वाली रो से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जो सभी में आ रहा है उसी वैल्यू को आप कॉमन ले पाएंगे। अब देखिए क्या क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर। पहली रो की यदि हम बात करें तो पहली रो में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो पहली रो जैसी लिखी है हमें वैसी लिख देनी है, एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट था हमारा वाई जेड। अब देखिए क्या क्या बचता है, यहां बचता है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचेगा प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y प्लस एक्स, यहां से कॉमन लिया है तो वैल्यू आएगी माइनस जेड। लास्ट वाले में देखिए 1 z प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई। क्लियर है, हो गया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या हो जाएगा इसके बाद, देखो ऊपर होता है y प्लस एक्स माइनस जेड और नीचे बचता है z प्लस एक्स माइनस वाई, इधर 1 है। आप एक बार और माइनस कर सकते हैं इसको, जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और कम हो जाएगी। इससे इसको माइनस करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, z माइनस वाई। इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस वाई है, माइनस करेंगे प्लस z हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको z माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। z माइनस वाई उसको आप माइनस कॉमन लेकर z y माइनस z बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है ये हम लाकर दिखाएंगे क्वेश्चन में। अब देखिए ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, यही हम लिख रहे हैं इतनी देर से, ये R1, ये R2, ये R3। हाँ जी, और इसके बाद में डिटर्मिनेंट का प्रसार करेंगे, सही बोल रहे हैं आप। हमने R3 में चेंज किया, क्या चेंज करेंगे हम R3 में, R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, इधर हो जाएगा z माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये एज इट इज। देखो चेंज R3 में कर रहे हैं तो केवल R3 ही चेंज होगा, ठीक है। R3 माइनस R2, सही बोल रहे हैं आप लर्नर बॉय। y प्लस एक्स, ये माइनस जेड, ये माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे। देखिए अब जैसे इससे इसको माइनस करते हैं, इट मीन्स z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, खोल देंगे आप इसको, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी ये z और ये माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे आप z माइनस वाई। यहाँ पर देखिए आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस वाई माइनस माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस वाई प्लस जेड, या आप इसको लिख सकते हैं z माइनस वाई, ठीक है। अब ये z माइनस वाई टोटल से कॉमन आ जाएगा, देखिए 0 है, 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 के मल्टीप्लाई में यदि आप z माइनस वाई लिखना चाहें तो भी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, z माइनस एक्स इंटू z माइनस वाई, ठीक है। R3 में z माइनस वाई आता है तो हमने इसको बाहर लिख लिया है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हो जाएगा 1, y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस वाई लिखिए, एक ही बात है, ये हो जाएगा माइनस जेड, ये हो जाएगा 0 1 1। अब हम इसका प्रसार कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जितना कैलकुलेशन हो सकती थी उतनी हो चुकी है, अब हम प्रसार कर देंगे इसका, ठीक है। संगत असंगत बताइए, बिल्कुल बताएंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्रैमर रूल पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे हम आपको संगत असंगत क्या है, ठीक है। ये अमरनाथ बताएंगे अभी आगे। ये भी वाई माइनस एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस वाई, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमने माइनस कॉमन लिया, हमारे पास वैल्यू मिली x माइनस वाई, ठीक है, इंटू z माइनस एक्स, हमें क्वेश्चन में एज इट इज चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ z माइनस वाई है, हमें चाहिए y माइनस जेड, तो हमने क्या किया, ये एज इट इज लिखा z माइनस एक्स इंटू माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी y माइनस जेड इंटू जो वैल्यू लिखी गई है उसे लिख देना है। इसका प्रसार कर देते हैं हम अभी इसी स्टेप में। देखिए पहले वैल्यू है x, जब हम प्रसार करते हैं इसकी बाद वाली वैल्यूज हम इधर लिख रहे हैं, x लिया हमने, ठीक है, x लिया, जब प्रसार करते हैं आप तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस एक्स बन जाएगा, इसके बाद माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस ऑलरेडी गिवन है, आप 1 की z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस z मिलेगा, माइनस फॉर्मूले में होता है तो आप प्लस z लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर पहुंच गए हम माइनस, या फिर आप कॉलम वाइज प्रसार कर दीजिए, आपको 2 ही टर्म लिखनी पड़ेंगी उस केस में। हम इधर चले, ये रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है,
पहले इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसके बाद हम चलेंगे 1 -1, ठीक है। -1 हमने लिखा, -1 लिया है तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई x², इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -yz, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगली वाली टर्म हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगला वाला टर्म 0 है, ठीक है। समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया मनीष? देखो आपने क्या किया है, यहाँ से z - y को कॉमन ले लिया है, z - y कॉमन लेंगे, ऊपर वाली 2 टर्म मतलब ऊपर वाली 2 रो आपने एज इट इज लिख दी हैं, एज इट इज हमने 2 रो लिख दी, तो नीचे से ये 0 एज इट इज, ये z - y हम बाहर ले चुके हैं। जब कॉमन ले लिया है हमने तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, कॉमन लिया तो कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता, इट मीन्स 1 बचता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 तो सभी के आप लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसी तरह इधर z - y है, आपने कॉमन लिया तो यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए, अब प्रसार कर देना है। प्रसार कैसे करते हैं? प्रसार करेंगे तो ये तीनों वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली। एज इट इज से मतलब है हमारा जो हमें क्वेश्चन में चाहिए हमने वो फॉर्म बना दी है। जैसे y - x लिखा गया है, हमें चाहिए x - y। x - y कैसे बनेगा? यदि आप y - x से यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये y - x आपका x - y बन जाएगा, ठीक। इसी तरह z - x हमें क्वेश्चन में एज इट इज चाहिए तो हमने एज इट इज लिख दिया है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट वाली वैल्यू z - y है, हमें चाहिए y - z, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये z - y y - z बन गया है, ठीक है। अब देखो इसका प्रसार करते हैं। प्रसार हम कैसे करते हैं? पहले पहला एलिमेंट लेते हैं, तो जिस रो जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसे छोड़ देते हैं। हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -z मिलेगा। माइनस क्वेश्चन में होता है, मीन्स फॉर्मूले में होता है, माइनस आपको यहाँ से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं माइनस। आप इधर से चल लीजिए चाहे इधर से चल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो वाइज एक्सपेंशन कर दीजिए, कॉलम वाइज एक्सपेंशन कर दीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आता है, दोनों में सेम ही है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कॉलम में भी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ प्लस हुआ, प्लस लिया था हमने, इसके बाद माइनस लेंगे तो -1 लिख दिया है हमने। इसके बाद देखिए ये रो ये कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उन दोनों को छोड़ देना है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई x², फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई yz। अगली वाली टर्म 0 है तो हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो भी उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसको फिर से यूज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जो कॉलम यूज कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y, इसके बाद लिख लेते हैं y - z और इसके बाद लिख लेते हैं z - x, ठीक है, इनटू। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, xy इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस x², इसकी इसके साथ प्लस xz, माइनस है तो इसके इसके साथ करेंगे -x², माइनस माइनस प्लस yz, x² - x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बचती है x - y, y - z, z - x, और इधर बचता है xy। पहले इस टर्म को लिख लेते हैं yz और इसके बाद लिख लेते हैं zx। xz लिखिए या zx लिखिए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, zx। यही हमारी राइट हैंड साइड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और हमें हमारी राइट हैंड साइड मिल गई, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है जो 2017 में आया था, 5 नंबर। ग्रामर रूल भी बिल्कुल बताएंगे, इसके बाद सभी चीजें बताएंगे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ग्रामर रूल सभी बताएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ग्रामर रूल का, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया तो डन लिख दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम है अर्जुन? 5 को एग्जाम है, हाँ जी बिल्कुल 5 को एग्जाम है। चलिए क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये तो बात हुई कि यदि हमें दिया गया है प्रूफ करने के लिए, कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए दे दी जाती है। वैल्यू निकालने से हमारा मतलब है इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स जिस भी वेरिएबल में वो इक्वेशन दी गई है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो जैसे कि हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सही है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, देन हम वैल्यू निकाल देंगे। 3 ऑर्डर की इक्वेशन भी बन सकती है, और यदि हम सॉल्व करें तो फैक्टर कॉमन लेने के बाद बची हुई वैल्यू 2 ऑर्डर की बन सकती है, ठीक है। तो वैल्यू
2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है। नॉर्मली 3 ऑर्डर की इक्वेशन ही बनती है तो 3 वैल्यू आती है। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा हल कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब है हल करना, हल करना मतलब वैल्यू निकालना है जिस भी वेरिएबल में वो इक्वेशन दी गई है उस वेरिएबल। देखिए जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है x + 1 3 5 2 x + 2 5 2 3 x + 4 = 0। ये क्वेश्चन है, 2010 में आया था ये। खैर ये यदि आता है तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए x + 1 3 5 2x + 2 5 2 3x + 4। यदि हमसे ये ना कहा जाए, कल भी हमने इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किया था, उसमें हमसे ये नहीं कहा गया था कि वैल्यू ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, उसमें हमसे कहा गया था कि मान ज्ञात कीजिए। वहां पर इक्वल 0 नहीं था। इक्वेशन तभी बनती है ना जब 2 साइड्स हो जाए हमारी, ठीक है। तो वहां पर हमें केवल इतना दिया गया था, हमने वैल्यू निकाल दी थी, वैल्यू हमारी x की फॉर्म में आ गई थी, तो वही हमारा आंसर था। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि कितनी वैल्यू आएगी x की, ठीक है। तो क्या करेंगे, x + 1 3 5। देखो यदि यहाँ 2 5 2 3 2 3 4 5 + 3 8 हो जाता है, 8 + 1 9 हो जाता है। इधर से देखिए 5 + 2 7 7 + 2 9, ऐसे जोड़िए 4 3 7 और +2 9, ठीक है। इसका मतलब यदि हम ऐसे जोड़ रहे हैं तीनों को तो सेम वैल्यू बन रही है। ठीक इसी तरह ऐसे जोड़ के देख लेते हैं, 4 + 1 5 5, इधर देखिए 3 + 3 6 +2 8। मीन्स यदि हम ऐसे जोड़ेंगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, प्रसार करते हैं। प्रसार तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रसार आप तब कीजिए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है मनीष, ठीक है। प्रसार उस केस में हम कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा है कॉलम 1, ये हमारा है कॉलम 2 और ये हमारा है कॉलम 3। हम क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ देते हैं। हमने अभी आपको बताया है x सभी में आ रहा है, हम जब ऐड करेंगे तो ये सारी संख्याएं जुड़कर सेम बन जाएंगी। 5 3 8 और 1 9, 5 + 2 7 मतलब 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, मतलब तीनों को जोड़ देते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ने के बाद किसी एक कॉलम में चेंज हमें करना पड़ेगा, तो हम कॉलम 1 में चेंज कर देते हैं। मीन्स हमने क्या किया, C1 को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया हमने C1 में, C1 + C2 + C3। क्लियर है, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसे इधर लिखते हैं और जो चेंजेस चाहते हैं वो एरो के बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जोड़ दिया हमने सबको, x + 9, इन तीनों को जोड़ा, ये प्लस ये प्लस ये, तो x + 9। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे तो x + 9। ये सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम भी एज इट, ये हो जाएगा 5 5 x + 4 = 0। यदि हम पूरी कॉलम को देखें तो सेम है, हाँ जी, x = 1 और -9 आ गया। वेरी गुड दीपचंद, करते हैं हम इसको आगे सॉल्व। देखिए x + 9 आ रहा है तीनों में, तो x + 9 को कॉमन ले लेते हैं। x + 9 हमने कॉमन लिया तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 1 1 3 5 x + 2 5 3 x + 4, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी = 0। अब आप देखिए ये वैल्यू जो ये फैक्टर बाहर लिखा हुआ है इसे लिखा रहने देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हम जानते हैं यदि 1 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस रो से इस रो को माइनस कर देते हैं। मीन्स फिर से वही हम अप्लाई करेंगे जो अब तक ऑपरेशंस लगा रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, या R2 या R3। यदि हम R2 से R1 को माइनस करें तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह यदि हम R3 से R1 को माइनस करें तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, हमने R2 में चेंज किया, R2 में चेंज करेंगे R2 - R1। ठीक इसी तरह R3 में भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा R3 - R1। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x + 9। R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, R1 में चेंज नहीं किया है तो R1 को हमें एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 1 3 5, इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया। देखो x + 2 है, इससे 3 को माइनस करोगे तो -1 बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, -1 बच जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी x - 1। इससे इसको माइनस किया 5 - 5 0। ठीक इसी तरह आपने इससे इसको माइनस किया 0,
इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया तो x प्लस 4 है, आप -5 करेंगे x माइनस 1 आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी 0 बन गई हैं हमारी डिटर्मिनेंट में। अब यदि हम कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में केवल ये 1 बचता है, बाकी सभी 0 है। इसका मतलब अब एक्सपेंशन कर देते हैं, अब एक्सपेंशन हमारा आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्ष। x प्लस 9 1 इंटू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, आगे 0 है तो 0 लिखेंगे। इससे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट टर्म भी 0 है, उससे अगली वाली वैल्यू भी 0 है, बराबर 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाते हैं, x प्लस 9 x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, x माइनस 1 x माइनस इज इक्वल टू 0। तो एक बारी बारी से तीनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, इसका मतलब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x की -9। ठीक इसी तरह यहाँ लिख देते हैं हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। तो देयरफॉर x हमारा हो जाता है -9 1 1। ठीक है, 2 बार x की वैल्यू 1 आएगी तो आपके 3 जो वैल्यूज हैं x की ये आ जाएंगी। ठीक है, तीनों फैक्टर, 2 फैक्टर सेम थे तो 2 रूट हमारे सेम आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, 2 मूल बराबर आ जाएंगे। चाहे तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -9 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। अभिषेक पटेल, मनीष चौधरी, बैस चंद्र प्रकाश, आपने सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बताएंगे। क्रैमर रूल का काफी इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, डन हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रैमर रूल में क्या है, देखो क्रैमर रूल 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। ठीक है, रेयर ही चांसेस है कि क्वेश्चन ना आए, वो मतलब बहुत ही, जैसे लास्ट ईयर एक सेट में नहीं आया था क्वेश्चन क्रैमर रूल का 2019 की यदि हम बात करें, बाकी जितने सेट पेपर के बने थे उन सब में क्रैमर रूल का क्वेश्चन आया था। क्रैमर रूल 5 नंबर में आएगा। ठीक है, हर साल क्वेश्चन बन रहा है लगातार, 16, 17, 18, 19 और मैक्सिमम जितने भी सेट बनते हैं सभी में आ जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी है। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, मेथड बताएंगे तो बिना वजह टाइम वेस्ट हो जाना है। क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ साथ ही मेथड आपको हम समझा देंगे। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2019 में आया है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 6। ऊपर लिखा गया है क्रैमर के नियम से हल कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा क्रैमर के नियम से हल कीजिए या सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर के नियम से हल कीजिए। तो करना क्या है आपको, क्वेश्चन जो भी दिया गया है, देखो 19 की यदि हम बात करें तो ये 19 में आया था 5 नंबर में। एक सेट में एक क्वेश्चन था, एक सेट में सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ प्लस वाई की जगह माइनस वाई दे दिया गया था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज था प्लस माइनस का। क्लियर? तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं डी। आपको डी लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ बुक में आपको डेल्टा भी मिल सकता है, तो आप डी लिख दीजिए या डेल्टा लिख दीजिए। 2020 में नहीं आया, 2020 में एग्जाम कहाँ हुए हैं? ठीक है, यही वाला जो एग्जाम आपका होने वाला है यही 20 में होता, तो इसलिए नहीं आया 20 में। ठीक है, ये जो अब एग्जाम होगा उसे 20 मान के चलिएगा। क्या करना है, x के कोफिशिएंट लिख देने हैं, x के गुणांक मतलब x के बराबर में जो लिखा गया है उससे पहली कॉलम हमें बना लेनी है। सबसे पहली वाली इक्वेशन की यदि हम बात करें तो x के बराबर में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब 1। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। y के बराबर में 2 1 4, z के कोफिशिएंट 3 -1 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, जो भी ये पूछ रहे हैं डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, अमित यादव ये डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है। 1 लिया है, इसका प्रसार कर देते हैं, नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। 1 लिया है, इसको छोड़ देना है, मतलब इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद -2
-2 हमने लिखा तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2, माइनस लगाना है इसकी इसके साथ, -3 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है तो +3, इसके बाद +3। देखो ऐसे चले जाइए आप या ऐसे चले जाइए, फिलहाल हम रो वाइज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो +3, पहले इसको लिया है फिर इसको लिया है फिर इसको लेते हैं, +3 लिया है तो ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 8 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 5, -2 ये भी हो जाएगा 5, +3 ये भी हो जाएगा 5, तो 5 - 10 +15, ठीक है। तो आप देखिए 15 और 5 20 हो जाते हैं, -10, इसका मतलब 10 हो गई वैल्यू। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें निकालना है dx, d या डेल्टा आप इसे कहेंगे, तो यदि आप d लिख रहे हैं तो सभी में d लिखेंगे, यदि डेल्टा लिख रहे हैं तो सभी में डेल्टा लिखेंगे। वेरी गुड पूजा, शिवम पाल, मोहम्मद वैश, विनीत चौधरी, सभी का आंसर सही है। ये d की वैल्यू हमने 10 लिख दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद dx लिखिए या डेल्टा x लिखिए, यदि आप d यूज कर रहे हैं तो सभी में d यूज कीजिएगा, यदि आप डेल्टा यूज कर रहे हैं तो सभी में डेल्टा यूज कीजिएगा। dx के लिए क्या करना होता है, ये जो राइट साइड पे कॉलम लिखी गई है 1 2 6, इसकी जगह यहाँ जो पहला वाला कॉलम है x वाले कोफिशिएंट से जो बना है उसकी जगह ये कॉलम हमें लिख देना है, ठीक है। तो हमने लिखा 1 2 6, नेक्स्ट है आपका 2 1 4 और नेक्स्ट है 3 -1 1, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले पहला एलिमेंट हमने लिया 2, पहला एलिमेंट है हमारा 1 लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस लगाएंगे इसकी इसके साथ +4, -2 इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई +6, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है +3, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी इसके साथ 8, माइनस लगाएंगे इसकी इसके साथ 6, ठीक है। तो पहले पहला एलिमेंट दोनों को छोड़ेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसकी इसके साथ की, -2 लिखा, इसे छोड़ा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसकी इसके साथ, तो माइनस का 6 था, माइनस फॉर्मूले में है प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये एलिमेंट लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 8 -6, कैलकुलेट करते हैं हम इसको, 4 + 1 5 -2, 6 + 2 8 हो जाता है, +3, 8 - 6 2 हो जाता है, तो इसका मतलब 5 - 16 + 6, 16 से आप 6 को माइनस करेंगे तो या फिर ऐसा कर लीजिए 5 + 6 11 हो जाता है। हाँ जी, 11 - 16 इट मीन्स -5, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 10 और dx की वैल्यू आ गई -5। अब हमें बाकी दो वैल्यूज निकाल लेनी है, तो हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। d = था 10 और dx हमारा आया था -5। अब हमें दो वैल्यू और निकाल लेनी है, dy और dz, ठीक है। dy dz की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे इसको। बिल्कुल सही है भैया, आपने जो आंसर निकाला है अनुज कुमार। हम आगे बढ़ते हैं, आप मैच कर लीजिएगा एग्जैक्टली आंसर को। इसके बाद हम लिखते हैं dy और फिर लिखेंगे dz, ठीक है। dy dz की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो ये हमने d लिखा था, d की वैल्यू थी हमारी 1 2 3, 2 1 4 और 3 -1 1, ठीक है। ये हमने अलग क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमें इसी से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, इसी में चेंजेस हम करते हैं dx dy dz निकालने के लिए। तो d हम निकाल चुके हैं, dx निकाल चुके हैं, अब dy और dz पर आते हैं। dx जब हमने निकाला तो x की वैल्यू मींस x वाली कॉलम को रिप्लेस कर दिया था हमने इस कॉलम से। अब हम बात करते हैं dy की, dy की बात करेंगे तो dy क्या हो जाता है, ये जो d है, डिटर्मिनेंट d है, इसमें y वाला जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3, 1 2 6 3 -1 1, ठीक है। dx के लिए आपको इसको चेंज कर देना है, dy के लिए इसको चेंज कर देना है, साथ साथ dz भी हम लिख देते हैं, कैलकुलेट ही करेंगे लास्ट में। dz के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग वाली दो कॉलम एज इट इज लिख देनी है, मीन्स 1 2 3 2 1 4, ठीक है। और लास्ट वाली जो कॉलम है 3 -1 1 मीन्स z वाली कॉलम, इसकी जगह हमें ये कॉलम लिख देना है 1 2 6, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं अब पहला वाला डिटर्मिनेंट, देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आंसर 1 2 -1,
ये तो नहीं आएगा आंसर दीपचंद, ये गलत आंसर है आपका। 1 इंटू, इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, माइनस का साइन लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 हो जाता है, -1, इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है, मतलब ये वैल्यू, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस इसकी इसके साथ, तो +3 हो जाएगा, +3, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 12, इसकी इसके साथ 6। ठीक है, तो पहले पहला एलिमेंट लिया, दोनों को छोड़ दिया, 2 + 6, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, इसे और इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ 2 और इसकी इसके साथ +3, फिर ये एलिमेंट लिया तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 12, माइनस का साइन लगाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, देन कैलकुलेट हमें इसे कर देना है, 6 और 2 8 हो जाते हैं, -3 + 2 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखिए, +3 × 6, तो ये हुआ 8 - 5 3 हो जाता है, आप ऐसे कर लीजिए, +18। ठीक है, ये चाहे तो पहले प्लस कर लीजिए फिर माइनस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन करना है, बोर्ड मास का रूल आप यूज कीजिए, नॉर्मली कैलकुलेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 18 और 8 आप करेंगे तो 26 हो जाते हैं, 26 से 5 को माइनस करेंगे, 21 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई dy की वैल्यू = 21। अब हम बात करते हैं dz की, तो पहली वैल्यू लिखी हमने 1, इसको छोड़ दिया, यहाँ लगा देते हैं इक्वल, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस इसकी इसके साथ 8, -2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 12, इसकी इसके साथ 6, +1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ 8 माइनस इसकी इसके साथ 1, ठीक, सॉरी 3। क्लियर है, तो पहले 1 लिया हमने, दोनों को छोड़ दिया है, 6 - 8 हुआ, नेक्स्ट -2 लिया है, ये वैल्यू, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, 12 - 6 हुआ है, नेक्स्ट ये वैल्यू ली है, +1, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, तो 8 - 3। क्लियर, अब कैलकुलेट कर देते हैं, क्या आंसर आपको मिलेगा, -2, ये 6 हो जाता है, 12 में से 6 आप घटाएंगे, +5, तो वैल्यू मिली है आपको -2 - 12 +5, ये हो जाएगा माइनस प्लस, -14 + 5 मतलब -9। ठीक है, तो आपको dz की वैल्यू भी मिल गई -9, dz = -9। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, dx dy dz की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर है, बिल्कुल दीपचंद साहनी, अब आप सही आंसर दे रहे हैं। देखो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब वैल्यूज लिखेंगे सारी, dx dy dz आप निकाल चुके हैं, तो क्रैमर का नियम ये कहता है कि पहले तो ये तीनों वैल्यू निकाल लेनी है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद x y z की वैल्यू लिखनी है। x y z की वैल्यू होती क्या है, dx dy dz। देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है कि d जो आया है वो >0 रहे, ये d की वैल्यू 0 ना हो, सॉरी मतलब अशून्य रहे, नॉन जीरो वैल्यू आए, ये 0 ना हो। ठीक है, ये जरूरी है, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। अब वैल्यू क्या होती है, नाउ x होता है dx/d, y होता है dy/d और z होता है dz/d। तो dx हमारा हुआ -5, d था 10, dy हुआ हमारा 21, d था हमारा 10, dz हुआ -9, d था 10। देखो इन दोनों में तो चेंज हम कर नहीं पाएंगे, कोई वैल्यू ऐसी भी नहीं है जिससे आप दोनों को कैंसिल कर पाएं। इसको चेंज कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स 1/2। तो आपको आपका आंसर मिल गया, देयरफॉर x = -½ y = 21/10 और z = -9/10। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। क्लियर है, समझ आ गया क्रैमर रूल क्या है। अब देखिए एक और बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी समीकरण है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, या ऐसा कहिए कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो क्या करना होता है आपको ये वैल्यूज निकालनी होती है उसके लिए भी। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में लिखा आता है कि दी गई समीकरण की संगतता की जांच कीजिए, टेस्ट द कंसिस्टेंसी फॉर गिवन इक्वेशंस, इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, या सॉल्व दीज इक्वेशंस। मतलब यदि संगत हैं तो दी गए समीकरणों को हल कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चंस बनता है।
हल करेंगे हम इसी मेथड से, ठीक है। यही मेथड हमें यूज करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताने के लिए। क्या करना होता है, सबसे पहला केस है, देखो 4 वैल्यूज हम निकालते हैं, d, dx, dy और dz। सबसे पहला केस, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, d की वैल्यू 0 नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर दिया गया समीकरण निकाय संगत है या दी गई समीकरण संगत है, ठीक है। दिया गया समीकरण निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कौन सा होता है, अद्वितीय हल यही होता है जो हमने निकाल कर दिखाया है। क्रैमर रूल से आने वाला हल ही अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, इंग्लिश में यूनिक कहा जाता है। यूनिक मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, उसे यूनिक कहते हैं। निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए ये 0 हो जाए, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मीन्स यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होता है संगत। इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं कंसिस्टेंट हैं इक्वेशंस और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, दिस सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन यही है जो हमने निकाल के दिखाया है। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी, ठीक है। अब यदि ऐसा हो जाए कि d की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल पांडे अभिषेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिले, ठीक है। ये से मतलब है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं एज इट इज डिजिट मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का क्रैमर रूल लिखा हुआ मिलता है। क्रैमर के नियम से हल कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब देखिए कौन सा लिखना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन में बोला जाता है तो आप ये लिखेंगे। यदि ऐसा पूछा जाए कि संगत है या नहीं है तो आपको लैंग्वेज में लिखकर बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है इसलिए ये संगत है। यदि आपको क्वेश्चन में केवल ये दिया जाए क्रैमर के नियम से हल कीजिए तो आपको इन सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब यदि d की वैल्यू 0 ना हो, मीन्स ऐसा d की वैल्यू 0 नहीं थी, खैर इसमें d की वैल्यू 0 हो जाए, इन केस ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि d 0 आ जाए। यदि d 0 आ जाए और dx, dy, dz में से कोई भी एक या सारे ही नॉन जीरो हो, नॉन जीरो का मतलब होता है 0 ना हो, तो यहाँ लिखेंगे इफ d इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1, कम से कम एक, dx, dy और dz जीरो नहीं है, ठीक है। आप समझ जाइएगा ये लिखा गया है, तब दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, ठीक है, तब दिया गया समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस को एक साथ हम सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 या 3 इक्वेशन को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है, समीकरण निकाय कहा जाता है, ठीक है। समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है मतलब सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं हम इस केस में, इसका और इसका कोई हल नहीं है। और यदि ऐसा हो जाए कि सारे ही 0 हो जाए तब हम नहीं कह सकते कि हल है या नहीं है, तब दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हल है, हल हो भी सकता है और हल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो देखिए आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसी के हैं, क्रैमर रूल के नियम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। असंगत संगत पूछ लिया जाता है, ज़्यादा खैर आगे नहीं बढ़ते हैं इससे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रेयर ही आता है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो संगत है तो हल हो जाएगा। यदि 0 है, ये 0 है और बाकी में से कोई एक भी या सारे ही नॉन जीरो हैं तो आपको आप कहेंगे कि समीकरण निकाय असंगत है। असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट कहते हैं या नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का मतलब है नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस का भी यही मीनिंग होता है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इन केस सारे ही 0 हो जाएं तो उस केस में आप कहेंगे कि इसको सॉल्व किया भी जा सकता है, नहीं भी सॉल्व किया जा सकता। क्लियर है, मतलब यदि सॉल्व किया जा सकता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यदि सॉल्व नहीं किया जा सकता तो केवल जो है मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन हम संगतता का बता देते हैं जो लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था 1 नंबर में। उससे पहले देखिए आपको हमने बताया था कि आपका जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो यदि आप टॉप करते हैं
या फिर आप अपने सब्जेक्ट में टॉप करते हैं या अपने कॉलेज में आप टॉप करते हैं, तो आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जेई क्लासेस परिवार की तरफ से, मीन्स हमारा जो ये जेई परिवार है उसकी साइड से आपको प्राइजेस मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फॉर्म है एक, आपको वो फॉर्म फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है, आपको हम डेली ये बात बता रहे हैं कि वो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर वो फॉर्म अवेलेबल है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है या फिर आपको मिल नहीं पा रहा है वहाँ किसी वजह से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर भी फॉर्म को भर दीजिए। जिन्होंने भर दिया है फॉर्म, बहुत अच्छी बात है। क्या मिलेगा वो जब मिलेगा तब आप देख लीजिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो फॉर्म जल्दी ही भर दीजिए। 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अभी कुछ दिन में ही फिर ये इसका जो लिंक है वो काम करना बंद कर देगा, मतलब खत्म हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी। तो मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके आप भर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज से है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से हैं आप या फिर प्राइवेट कॉलेज से हैं, किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये फॉर्म है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी के लिए, मतलब जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉलीटेक्निक के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए ये फॉर्म है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, और बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। देखिए कैटेगरी वाइज हमने टॉपर का मतलब एक टाइप से कहिए कि कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि यदि आप अपने सब्जेक्ट में टॉप करते हैं तब आपको प्राइज मिलेगा, यदि आप अपने कॉलेज में टॉप करते हैं तो भी आपको प्राइज दिया जाएगा, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं तो भी आपको प्राइज दिया जाएगा। इन टेलीग्राम चैनल पर सारी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके साथ ही वीडियो भी आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर्म भर दीजिए जितने जल्दी हो सके, और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो फॉर्म भर दें, ठीक है। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था 2019 में, लिखा गया था कि संगतता की जांच कीजिए। संगतता की जांच करने का मतलब है कि हमें बताना है टेस्ट द कंसिस्टेंसी, ठीक है, हमें बताना है कि संगत है या नहीं है। संगत है मतलब बस इतना ही बताना था, क्वेश्चन में हल करने के लिए नहीं कहा गया था हमसे। तो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए कहा जाएगा तो ये लगा देंगे क्रैमर का नियम। 2/2 ऑर्डर का आया था, 2/2 ऑर्डर से मतलब है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था, एक्स वाई में आया था। तो क्वेश्चन ये था, लिख देते हैं हम संगतता की जांच कीजिए, ठीक है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं है, ऑफ गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस लिखिए या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दीजिए, एक ही बात है। क्या थी इक्वेशन, 4x + 6y = 14, 12x + 18y = 32, ठीक है। क्या करेंगे हम पहले निकालते हैं d। अब देखो आपके माइंड, ये 2019 में 1 मार्क, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ये छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, तो ऐसा कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन 1 नंबर में पहले आया है, नेक्स्ट ईयर वही क्वेश्चन सेम 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो देखिए डी की वैल्यू हमने निकाली। अभी हमने इससे पहले 3 वेरिएबल का क्वेश्चन किया था, x, y, z। यहाँ पर 2 वेरिएबल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 वेरिएबल में आप कर दीजिए 4, 12, 6, 18, ठीक है। ये हो जाएगा x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट। सॉल्व करेंगे इसके साथ 72, इसके साथ 72 मतलब 0। अब dx के लिए क्या बताया हमने, x की जगह पर आपको ये वैल्यू रख देनी है, 14, 32, 6, 18, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको, आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 आपने कॉमन ले लिया तो 7, 16, 6, 18, साथ ही इससे 6 कॉमन ले लीजिए या नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा इसके साथ 14 × 18 और -32 × 6, तो ये हो जाता है 7, 252, ठीक है, ये 192। क्लियर है, तो घटा देते हैं 2, 6। अब देखिए क्या है, ये 0 नहीं है और पहली वाली वैल्यू 0 है। यहाँ लिखेंगे d = ये लिख देते हैं ≠ 0। यहाँ लिखेंगे d = 0 एंड dx ≠ 0।
आपको dy निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी हमने क्या लिखा था, हमने अभी लिखा था कि यदि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, सॉरी d की वैल्यू 0 है और dx या dy या dz इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो हो जाए या तीनों ही वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दिया गया समीकरण निकाय नॉन जीरो आ जाए तो आप निकाल के आप लिख देंगे, क्योंकि ये 0 है और ये 0 नहीं है इसलिए ये असंगत है। ठीक है, ठीक इसी तरह क्वेश्चन यदि 3 वेरिएबल में आता है तो वो भी आपको इसी टाइप से सॉल्व कर देना है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कल आप बार बार एक क्वेश्चन कह रहे थे कि महत्तम पद का क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम एक महत्तम पद का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था, बहुत सारे थे या एक ही स्टूडेंट था जिसने बार बार मैसेज किया कि ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन बताइए, तो ग्रेटेस्ट टर्म का हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए कम चांसेस हैं ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चन को आने के, इसीलिए मतलब कल हमने नहीं बताया था क्वेश्चन, कल बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बताने थे इसलिए हमने सोचा कल बता देंगे। देखिए क्वेश्चन ये था कि 4 - 3x की पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए, महत्तम पद ज्ञात कीजिए, जबकि x की वैल्यू दी गई है, जबकि x = 4। कल हमने आपको मेथड बता दिया था, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी आज फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम इसको मानते हैं ये x, ये a, हम यही तो लेकर चलते हैं x + a की पावर n, ये लेकर चलते हैं। तो जब महत्तम पद निकालेंगे तो हम लिखेंगे महत्तम पद होता है ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, सॉल्व ऐसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर ग्रेटेस्ट टर्म या महत्तम पद के लिए क्या हो जाता है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं n - r + 1/r इंटू a/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम ऐसा लिख देते हैं ग्रेटेस्ट टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये x n क्या है, r क्या है, a क्या है, x क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं, सारी वैल्यूज क्या क्या हैं। ये देखो एक चीज़ और, जब भी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म की, ठीक है, तो उस केस में यदि आपको वैल्यू माइनस में दी गई है a की, तो माइनस का साइन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी n, ये हमने कहा x, ये हमने कहा a, तो n हो गया 8 माइनस r हुआ हमारा r + 1, r हमें नहीं पता है, अपॉन r इंटू a/x, a की जगह वैल्यू है 3x और x की वैल्यू है 4। ठीक है, ये a है और ये x है। हमने माइनस का साइन छोड़ दिया है क्योंकि जब भी आप नीलेश कुमार, आपका भी नाम हमने ले लिया है। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट टर्म की बात होगी तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, माइनस आ रहा है तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, माइनस को छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए x की वैल्यू 4 दी गई है तो आपको x की जगह 4 लिख देना है। 8 + 1 9 हो जाता है, 9 - r अपॉन r इंटू 3 इंटू 4/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 9 - r अपॉन r इंटू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 9 = 27 -3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, या फिर 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, 3r इधर जाएगा तो +3r, 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, जुड़ जाएंगे दोनों। इसको ऐसे लिख देते हैं, r को इधर लिख देते हैं। देखो जो साइन जिस साइड लगा हुआ है आपको एज इट इज लगाना है। 27 बड़ा है तो 27 को ही बड़ा लिखना है। 4r इज लेस देन इक्वल टू 27 या r इज लेस देन इक्वल टू 27/4। 4 से इसको हमने डिवाइड किया तो r इज लेस देन इक्वल टू 6/3/4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें जो वैल्यू लेनी है इससे छोटी वैल्यू लेनी है, इस वैल्यू से। अब 3/4 दिया गया है, मतलब 6 से ही 3/4, इसका मतलब 6 से थोड़ा बड़ा है, 6.75 है ये अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स नहीं, पूरा ही 6.75 है। हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, लेस देन इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इससे छोटा वाला इंटीजर हमें ले लेना है। इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे छोटा इंटीजर हो जाएगा 6। r की वैल्यू 6 आ गई तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट टर्म हो जाती है आपकी r + 1, या ऐसा कहिए r + 1th टर्म। ठीक है, टर्म इज इक्वल टू r + 1th टर्म, तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 6 आई तो 6 + 1th मीन 7th टर्म।
7 टर्म, या 7 टर्म को आप लिख सकते हैं T7। तो T7 आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है। T7 आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे टर्म्स निकालने के। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इन केस यहाँ पर ये वैल्यू पूर्णांक आ जाए, मीन्स इंटीजर आ जाए, यहाँ पॉइंट में वैल्यू ना आकर इंटीजर आ जाए, तो क्या करेंगे हम, मान लिया फॉर एग्जाम्पल सेम ही क्वेश्चन में इतना आ जाए, ये तो खैर हम कर देते हैं, अब केवल इतना आ जाए वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर दोनों वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। r की वैल्यू 6 भी लेनी है और 6 से छोटा वाला इंटीजर r इज इक्वल टू 5 भी ले लेना है। उस केस में आपको दो टर्म मिल जाएंगी ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट टर्म एक हो जाएगी T6+1 और एक हो जाएगी T5+1, इसका मतलब T7 और T6, ये दोनों टर्म आपको वैसे ही निकाल देनी है जैसे हम क्वेश्चंस में टर्म निकालते आए हैं, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से है, मनीष ठाकुर, ये इससे पहले वाले चैप्टर से है, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो आपको देखिए आज आपके 4 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, पूरा वेक्टर अलजेब्रा हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाला हमारी क्लास है उसमें वेक्टर अलजेब्रा कराया जाए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले नॉर्मली जो हमारे वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कवर कराएंगे, फिर डॉट, क्रॉस, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारे टॉपिक हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कराने की, नहीं होता है तो थोड़ा सा टॉपिक उससे अगली वाली क्लास में कवर कराएंगे, ठीक है। तो जो 21 Feb है, जो नेक्स्ट अभी हमारा अपकमिंग संडे है 2 दिन बाद, उस पर आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है एक टाइप से मान के चलिए। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा 21 Feb को, तो आपको जेईई क्लासेस की तरफ से एक उपहार मिलने वाला है 21 Feb को। बाकी सारे जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसने नहीं भरा है वो भर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए, केवल जो भी हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए जो हम क्लास करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं एक बार आप फिर से देख लिया कीजिए, खुद से सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, वेक्टर अलजेब्रा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।